नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव के मौसम में गरीब आदमी के साथ नेता भले ही खड़ा हो जाए, वरना इस देश में गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ सिस्टम जल्दी खड़ा नहीं होता है। अफसर की, जज की, पुलिस की बात ही छोड़ दें। लेकिन ये जो जज साहब हैं, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, आज इन्होंने कहीं ना कहीं बिहार के गरीब को, मजदूर को बड़ी राहत दी है। अब ये जो जज साहब हैं, इनका नाम सुधांशु धूलिया है। ये साहब उत्तराखंड के रहने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के, देश की सबसे बड़ी अदालत के जज हैं। सुधांशु धूलिया ने आज भरी महफिल में, भरी अदालत में चुनाव आयोग के अफसर, चुनाव आयोग के बड़े बड़े वकील जमकर धोया, खुलकर धोया। जज साहब ने कहा आयोग वालों से कि साहब, आप एक वोटर कार्ड देने के लिए आप गरीब आदमी से, किसान आदमी से 11-11 डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, पासपोर्ट मांग रहे हैं, आप उनसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आप उनसे मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आप उनसे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जिसकी कोई था नहीं है। और उसके बाद जज साहब ने कहा कि आप लोगों को, यानी आयोग वालों को, ज़मीनी सच्चाई बिहार की नहीं मालूम है। और फिर सबसे बड़ा सच बोला। जज साहब ने कहा कि जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स, जो कागज आप गरीबों से मांग रहे हैं, अनपढ़ लोगों से मांग रहे हैं, जिनके पास रहने को छत नहीं है, आप जो कागज उनसे मांग रहे हैं, उनमें से कई कागज मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं। अब दोस्तों, जरा कल्पना करिए कि इस देश में जो सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसके जो जज, उनके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आप बिहार में दूर दराज के गांव में गरीबों से मांग रहे हैं, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो रोजगार के लिए मुंबई जाता है, पंजाब जाता है, उससे आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो इस देश में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पास नहीं। और उसके बाद जब कपिल सिब्बल, जो इस मामले की पैरवी कर रहे थे विपक्ष की तरफ से, उन्होंने तो और आंखें खोल दी। उन्होंने कहा साहब, ये पासपोर्ट मांग रहे हैं गरीबों से। उन्होंने कहा हकीकत यह, सरकार का सर्वे है कि पासपोर्ट बिहार में सिर्फ और सिर्फ 2.5% लोगों के पास है। 2.5%, 2.5% लोगों के पास पासपोर्ट है। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन का आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मार्कशीट मांग रहे हैं। बिहार में 14.71, तकरीबन 14-15% लोगों के पास ये हाई स्कूल की मार्कशीट है। यानी 97-98% के पास पासपोर्ट नहीं है, 80-85% के पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है। और जो बाकी जो आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, वो कहाँ से लाएं? जो जज साहब के पास नहीं है, वो गरीब आदमी कहाँ से देगा? और उसके बाद चुनाव आयोग के वकीलों का वो हाल था कि होठ पूरी तरह से सिल गए थे। तो एक तरफ जस्टिस धूलिया बरस रहे थे, तो उधर उनके साथी जज जस्टिस जयमाला बागची। अब ये जस्टिस बागची जो हैं, ये पश्चिम बंगाल से आते हैं। इन्होंने कहा आयोग से कि जनाब, ये बताइए कि जो टाइमिंग आपने चुनी है वोटर लिस्ट बनाने की, ये टाइमिंग आपने फरवरी में क्यों नहीं चुनी, मार्च में क्यों नहीं चुनी, पिछले साल आपने क्यों नहीं किया, या आगे क्यों नहीं करते? चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आप पोथी खोल के बैठ गए। ऐसा क्यों कर रहे हैं और सबको परेशान कर रहे हैं आप? ये जो टाइमिंग है, ये बड़ी सस्पिशियस है आपकी, इस पर संदेह होता है। और उसके बाद जज साहब ने कहा कि भाई ये बताइए कि जो गरीब के पास आधार कार्ड होता है, बड़ी मुश्किल से आधार कार्ड बनवाता है, बड़ी मुश्किल से उसका राशन कार्ड बनता है, आप ये राशन कार्ड और ये आधार कार्ड, इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? इसको एक्सेप्ट करिए। और तब कोर्ट ने कहा, ऑर्डर दिया कि प्लीज़ कंसिडर, इसको कंसिडर करिए। ये जो आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो सरकार के ही कार्ड हैं, इनको आप कंसिडर करिए अपनी जांच में। और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जिनके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है, उनसे आप कम से कम उनका जो आधार कार्ड है उसी पर भरोसा कर लीजिए। थोड़ा तो रहम करिए। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि अदालत का आज जो मूड था, या जजों के जो तेवर थे, कहीं ना कहीं जो आयोग के वकील थे प्रेशर में थे, अंडर प्रेशर थे, और ज़्यादातर बातों का गोल मोल जवाब दे रहे थे। अब योगेंद्र यादव बड़े फेमस सेफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये भी एक याचिकाकर्ता थे, ये भी वहाँ कोर्ट में मौजूद थे। योगेंद्र यादव का ये कहना था कि भाई ज़्यादातर बातों में मिसलीड ही कर रहा था चुनाव आयोग,
सही बातें नहीं कर रहा था। और उन्होंने कहा कि बहुत से मामलों में जो बिहार की गरीब जनता है उसको आयोग मिसलीड कर रहा है, गुमराह कर रहा है। चुनाव आयोग कहता है कि हमने तो 99% बिहार के लोगों में घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिए हैं। तो ये वीडियो सुनने के बाद आप बिहार में अपना जो भी रिश्तेदार है, 5 रिश्तेदारों के घर फोन कर लेना, पूछना उनके घर आगे आया नहीं। और अगर एक भी कहता है कि नहीं आया, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। अब योगेंद्र यादव का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो पूरी एक्सरसाइज लास्ट मोमेंट पे की जा रही है, इसका जो मकसद है वो ये है कि जो गरीब है, किसान है, आदिवासी है, या फिर दलित है, या फिर ओबीसी है, या अति पिछड़ा है, या मुस्लिम है, ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं आप उनका जो मत अधिकार है वो छीन रहे हैं। वो जो वोटिंग राइट है, राइट टू वोट है, वो आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे दस्तावेज उनसे मांग रहे हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो वो दे ही नहीं सकते, जो उनके पास है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जब वो डॉक्यूमेंट देंगे नहीं तो उनका वोटर आईडी कार्ड बनेगा नहीं, वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे, और वोट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान महागठबंधन का हो सकता है, जिसके साथ ईबीसी, ओबीसी, दलित खड़े हैं, मुस्लिम्स खड़े हैं, ऐसा मानना है और भी जानकारों का। इधर ये भी कहा जा रहा है कि साहब ये जो एक्सरसाइज है बिहार में जो शुरू हुई है नई तरीके की वोटर लिस्ट में नाम काटने की, ये तो एक शुरुआत है, ये तो एक अभी प्रयोग है। दरअसल असली निशाना बंगाल है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कई और राज्य हैं जहाँ बीजेपी सीधे फाइट कर रही है। और शायद आज के अदालत के तेवर को देखकर, आज के अदालत के आदेश को देखकर, रुख को देखकर, सिर्फ बिहार में महागठबंधन ने नहीं, ममता दीदी ने भी चैन की सांस ली। सुनिए जरा टीएमसी, तृणमूल पार्टी जो ममता जी की पार्टी है, उसके लीडर क्या कह रहे हैं। भाजपा जो प्लान किया था वोटर लिस्ट में स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन का, मिसयूजिंग द इलेक्शन कमीशन, वो अभी तो बिहार, लेकिन उसका टारगेट तो बंगाल है, लेकिन बंगाल इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। बहरहाल अदालत ने आज एक और अहम फैसला लिया। उन्होंने चुनाव आयोग से कहा कि साहब ये जो लिस्ट है, जो नई वोटर लिस्ट आप बना रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, इसको आप 1 अगस्त में जारी करेंगे, लेकिन जारी करने से पहले मेहरबानी करके दोबारा अदालत आइएगा, फिर तशरीफ़ लाइएगा, हम ज़रा फाइलें देखेंगे, हम ज़रा आपका जांच देखेंगे, हम आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, हम आपकी लिस्ट देखेंगे, उसके बाद आपको जारी करने की इजाज़त देंगे। यानी कहीं ना कहीं अभी भी जो लगाम है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही है। अब देखना यह है दोस्तों कि क्या चुनाव आयोग के पर कतर पाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्या दबाव ये बनाए रखेगा, इसका असर दिखेगा, या ये जो गुजरात लॉबी है कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे खेल करती रहेगी, क्योंकि जो रिमोट हैं सारी संस्थाओं के वो तो इन्हीं साहब के पास है। तो क्या गुजरात लॉबी पर्दे के पीछे से खेल करेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट का इतना प्रेशर होगा कि ये खेल रुक जाएगा, ये देखना होगा। अब क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट का है, लीगल है, इसलिए आज मैंने कोशिश करी दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही लर्नेड लॉयर, सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े साहब, मैंने आज इनको न्योता दिया है, इनको मैंने बुलाया है, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद संजय हेगड़े साहब आए। साउथ इंडियन हैं, हिंदी बोल लेते हैं, अगर आप गौर से सुनेंगे सब कुछ समझ में आएगा। हेगड़े साहब को सुनिए, और अरुण कुमार अग्रवाल हमारे साथ बेंगलोर से लाइव हो रहे हैं, इनको भी सुनिए। अग्रवाल साहब, आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्टोरल प्रोसेस हो, चुनाव का तरीका, तौर तरीका हो, सबके माहिर हैं, उनको भी सुनिए। और आपको एक तस्वीर देखने को मिलेगी कि बिहार में जो खेल हो रहा था नए तरीके का, ये क्या पायलट प्रोजेक्ट था, ये क्या एक प्रयोग शुरू हो रहा था, जो कहीं ना कहीं बाद में बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह जहां चुनाव होने हैं वहां पर उसको आजमाया जाता है। और क्या ये आजमाइश रुक जाएगी या जारी रहेगी? मेरा जो बुनियादी सवाल है, जो बहुत प्लेन क्वेश्चन है, वो ये है जो पूरे बिहार में लोग इस वक्त बात कर रहे हैं, और आप सीनियर एडवोकेट हैं, कानून को बेहतर समझते हैं हम सबके बीच में, क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर दिया कि भाई आप आधार कार्ड को, राशन कार्ड को आप इसको कंसिडर करोगे, इसका क्या मतलब है कि क्या अब चुनाव आयोग को स्वीकार करना पड़ेगा? मान लीजिए मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या अब मेरा आधार कार्ड से काम चल सकता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अगर
आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या जो 11 डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड है हाँ, पासपोर्ट नहीं है मेरे पास जी, हाँ, अगर नहीं है और आप ले आते हैं आपके आधार कार्ड या आपके राशन कार्ड और कहते हैं ये मेरा सबूत है, आप ये इसे कंसिडर कर लीजिए। और अगर इलेक्शन कमीशन को लगे कि आपके वो आधार कार्ड पर शक है तो इलेक्शन कमीशन आपके स्पेसिफिक केस में ऑर्डर पास कर सकता है। पर ये कलेक्टिवली कहना कि बिहार में कोई आधार कार्ड नहीं मानेंगे या कोई राशन कार्ड नहीं मानेंगे या कोई वोटर आइडेंटिटी नहीं मानेंगे, हाँ वोटर आईडी नहीं मानेंगे, वो अभी इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप उसे भी कंसिडर कीजिएगा। मोटा मोटी आपका ये कहना है, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट संजय हेगड़े साहब कह रहे हैं कि भाई अगर आधार कार्ड है, सही आधार कार्ड है, राशन कार्ड सही है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को वो कार्ड मानना पड़ेगा। इसका मतलब एक बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने जनता को दी है, बिहार की जनता को दी है, खासकर उन मजदूरों को, गरीबों को दी है जिनके पास पासपोर्ट नहीं है या बाकी डॉक्यूमेंट नहीं है। अरुण जी, मैं हेगड़े साहब के पास पा ही रहा हूं, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी के जो इरादे थे, चुनाव आयोग के साथ जो साठगांठ थी, जो पूरा खेल था वोटर लिस्ट से एक बड़े संख्या को कम करने का, उस पर पानी फिरता हुआ आपको दिख रहा है अरुण जी? देखिए, पानी भी फिरता हुआ दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि ये चुनाव जो है बुरी तरह से हारेंगे भी, क्योंकि ये जो पिछले बार जो गड़बड़ी कर रहे थे वोटर एडिशन और डिलीशन से, दो चुनाव के अंदर में इतने ज्यादा नंबर में किए कि दोनों के चुनाव का जो रिजल्ट है वो पलटा गया। लेकिन इस बार इन्होंने उसकी एक दूसरी तरकीब निकाली, क्योंकि वो जो पुराने जो उनका वो ये था चुनाव को रिग करने का, वो एग्जॉस्ट हो गया था। तो इसमें हुआ कि वॉलंटियर को और बीएलओ को वोटर प्रोफाइल करके जो सेलेक्टिवली नाम काटेंगे। एक बहुत गंभीर बात यह है कि ये हमने कई बार देखा है कि इलेक्शन कमीशन हो या सरकार हो, ये कुछ हद तक सक्सेसफुल हो जाती है कि मामले को आगे बढ़ाने के लिए, और उस पीरियड में ये कुछ इधर उधर करते हैं। जैसे आपने वाकफ बोर्ड में देखा, चीफ जस्टिस खन्ना उस दिन इंटरिम ऑर्डर पास करने के मूड में थे, लेकिन कहा आज नहीं, कल नहीं, फिर 10 दिन के बाद, और करते करते टर्म एक्सपायर हुआ। तो ऐसा ना हो कि ये अगले बार कुछ और चीज जो है सोच के आवें या ये दिखा दें फर्जी कि भाई इतने हो गए, अब इसको नोटिफाई कर दीजिए। कोशिश तो पूरा करेंगे। एक बुनियादी बात मैं हेगड़े साहब आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो अक्टूबर और जनवरी में जब ये इलेक्टोरल लिस्ट बनी थी, उसमें आधार कार्ड को माना गया था, राशन कार्ड को माना गया था, वोटर आईडी कार्ड को माना गया था, और फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, अब हम चाहते हैं कि और इंटेंसिव हम जो है जांच करें, और अब हम पासपोर्ट देखेंगे, अब हम जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट देखेंगे, अब हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखेंगे। इस तरह की बातें हो रही थी, और हम आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड नहीं मानेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड आपको मानना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि अब इस एक्सरसाइज का क्या मतलब है? जिन डॉक्यूमेंट्स को किनारे करके नए डॉक्यूमेंट्स देखे जा रहे थे, अगर फिर से वही आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड ही देखना है, तो इस एक्सरसाइज का मतलब क्या है हेगड़े साहब? एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ। ये मीडिया सोर्सेज में आया है, कई इंटरव्यूज में आया है कि माननीय जो गृह मंत्री है हमारे, जो पहले जब इलेक्शन लड़े थे, हाँ जी, जो पहले इलेक्शन लड़े थे अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, ओके, तब उनके विरोधी थे कोई महिला। फिर उस वक्त के टेलीफोन डायरेक्टरी से नाम सब छाट के फिर उस कॉलेज के जो सब छात्राएं के जो पेरेंट्स थे, उनको फोन करके बताया गया था कि इलेक्शन के दिन वायलेंस हो सकता है, ये सब हो सकता है, आप आपकी बेटियों को उस दिन कॉलेज में मत भेजिएगा। तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्टेड था वो कम हो गया और अमित शाह जी जीत गए। ये शायद राजीव सरदेसाई का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने ये कहा है।
तो ये जो अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है, मुझे काफी हद तक वही मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है। बड़ी बात आप जो मैं आपकी बात बता दूं, जो संजय हेगड़े साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं। संजय हेगड़े साहब कह रहे हैं कि अमित शाह जो है आज के गृह मंत्री, और ज्ञानेश कुमार जो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके जो बिग बॉस रहे सहकारिता मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में, वो जब चुनाव लड़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो उनके खिलाफ एक महिला खड़ी हुई थी और ऐसा कहा इन्होंने कि भाई जो बाकी वोटर थे, नौजवान लड़कियों से कहा गया कि भाई वोट करने मत आना, वरना दंगा हो सकता है, हिंसा हो सकती है। और बहुत से लोग वोट करने नहीं गए और अमित शाह जीत गए। यही ये बता रहे। मैं यहाँ एक चीज जानना चाह रहा हूँ हेगड़े साहब, ठीक है आपने कहानी बताई, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ इस कहानी के आधार पे, क्या इस बार भी अमित शाह की ये मंशा तो नहीं थी कि ऐसे ही कुछ माहौल बना दो कि आधे वोटर अपने आप ही खत्म हो जाएं? ऐसा तो नहीं लगता? मतलब भाई आप वकील हैं, आप चीजों को ज्यादा समझते हैं हमसे बेहतर। आपको शक क्या होता है? नहीं, मैं शक की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं व्यक्ति पे शक नहीं कर रहा हूं। मैं ये जो सिस्टमैटिक वोटर सप्रेशन की बात चल रही है और उसकी जो उदाहरण एक दे रहा हूं, ये चाहे यहां हो या अमेरिका में भी, जैसे जो अश्वेत वोटर्स है, उनकी संख्या कम करने की हमेशा कोई ना कोई सर्कुलर या लॉ निकाला जाता है जिसे जिम क्रो लेजिस्लेशन कहते थे। अरुण जी मैं आपसे बहुत संक्षेप में पूछना चाह रहा हूं, मैं बहुत आसान भाषा में, कि ये जो एक्सरसाइज 2 महीने पहले की गई, इसका मकसद क्या था ये बता दीजिए आसानी से। मैं बहुत टेक्निकल नहीं सुनना चाहता। ये इलेक्शन कमीशन का या सरकार का क्या मकसद क्या था? मकसद ये था, जो राहुल गांधी कहते हैं कि जब पॉकेट मारी जाती है तो एक आदमी ध्यान भटकाने के लिए रहता है कि आपका उधर ध्यान रहे और पीछे से पॉकेट मार लेता है। तो वही काम अब यहाँ पर हो रहा था। आगे में ये जो है पूरा वोटर प्रोफाइलिंग कर चुके हैं कि जो पिछड़े वंचित लोग हैं वो हमको वोट नहीं देंगे, हमारे खिलाफ वोट देंगे। इनका वोट कैसे काटा जाए, इसके कारण इन्होंने ये वॉलंटियर्स लगाए, क्योंकि इनके पास बीएलओ प्रचंड मात्रा में थे नहीं, ऑपोजिशन के पास इतने लोग नहीं रहते हैं कि बूथ लेवल एजेंट वो अपॉइंट करें। तो ये जितने भी थे ये सारे जो है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर थे। इसीलिए आप देखेंगे कि भाजपा और जेडीयू पूरे रूप से चुनाव आयोग का समर्थन कर रही है और ये कह रही है कि पहले ही से आपने रोना धोना कर दिया। तो अभी इन लोगों को, जनता को सतर्क रहना पड़ेगा कि जो नई सूची बनती है उसके अंदर में अगर इन्होंने 10% ऑपोजिशन का वोट काट दिया, 17% देखिए मुस्लिम वोट्स हैं बिहार के अंदर में, छोटा मोटा वोट नहीं है, और पोलिंग होती है केवल 54-55%। तो 55% में अगर आपका 17% वो वोट देने वाला, जिसको माइनॉरिटी को सप्रेस करते हैं, तो उसमें अगर आधा आपने काट दिया तो आपका तो वोट हो गया पक्का। क्योंकि कुछ मुस्लिम वोट पहले नीतीश कुमार को जाता था, लेकिन अब भाजपा के साथ जब वो अलाइन कर लिए तो नीतीश कुमार को अब मुस्लिम वोट नहीं जाना है, वो सारे के सारे ऑपोजिशन को जाना है। तो ये बातें जो आप कह रहे हैं कि लोगों को पूरा सतर्क होना पड़ेगा और ये ना सोचें कि आधार और एपिक कार्ड और राशन कार्ड अगर हम दिखा देंगे तो हमारी आईडी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आपका जो है बीएलओ से और ईएलओ से मिलके आपका पहले नाम कटा देंगे और उसके बाद आपका नाम इंक्लूड करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि फिर आप फॉर्म 6 भरिए, फॉर्म 6B भरिए या फॉर्म 8 भरिए, वो हर आदमी के वश का नहीं और उसको ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो मेरा ये दोनों वार्निंग है कि बिहार की जनता सतर्क रहे कि इसके आड़ में, रिवीजन के आड़ में, क्योंकि ये सूची फिर से बना रहे हैं, डी नोवो बना रहे हैं। ये जो है 24 दिसंबर या 25 जनवरी की सूची नहीं मान रहे हैं। तो इसलिए ये सतर्क है कि वोट ये काटे नहीं और चुनाव को फिर से ये चोरी नहीं करें। हेगड़े साहब ने बहुत सही बात की, अमेरिका में भी वोटर सप्रेशन ऑन गोइंग है। बूथ हटा देंगे, 5-5 किलोमीटर के बाद एक बूथ आएगा,
आपको वो जो है वहां पर वोटिंग राइट मिलता है इलेक्शन के पहले, उसको बंद कर देंगे, कहेंगे कि पासपोर्ट दिखाइए तभी होगा, ऑन गोइंग है। और उसी तरह से यहाँ पर भाजपा भी जो है वंचित लोगों का वोट जो है सप्रेस करने में लगी हुई है। जी, बड़ी बात अरुण अग्रवाल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अभी भी एक साजिश है। साजिश ये है कि चाहे मुस्लिम वोट हो, चाहे दलितों का वोट हो, यानी इंडिया अलायंस का जो वोटर हैं, सिंपैथाइजर हैं, उनके वोट अभी भी काटे जा सकते हैं। सतर्क रहने की जरूरत है। संजय जी, आप सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, टॉप लॉयर्स में हैं, तमाम बड़े मुकदमे आपने देखे, हर चीज समझते हैं। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन की ये जो टाइमिंग थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई ये टाइम क्यों, क्या ये टाइमिंग जो था आपको सही नहीं लगती? ये जो एक्सरसाइज थी, ये चुनाव से काफी पहले होनी चाहिए थी, या चुनाव खत्म हो जाता उसके बाद होती? क्या आपको टाइमिंग पर ऐतराज है? ये टाइमिंग ठीक नहीं थी, चुनाव के ठीक 1-2 महीने पहले काम कर रहे हैं आप? देखिए, इलेक्शन कमीशन का क्या दलील था? इलेक्शन कमीशन का दलील है कि ये काम पूरे देश भर में कर रहे हैं, और क्योंकि बिहार का इलेक्शन अभी आ रहा है तो पहले बिहार से शुरू कर रहे हैं। अर्थात बिहार तो बस झांकी है, बंगाल और बाद में पूरी देश बाकी है, असली खेल बाकी। जी जी। तो ये टाइमिंग तो इलेक्शन कमीशन कभी भी कर सकती है रिवीजन, पर इलेक्शन से क्यों जोड़े? चलिए, बिहार का लिस्ट आप रिवाइज कर लीजिएगा, पर जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है, जिसको आप समरी रिवीजन कर चुके हैं 2025 तक, उस बेसिस पर ये इलेक्शन चलने देते, और फिर जो रिवीजन होना था वो बाद में कर लेते हैं। पर वही है कि हम क्रिकेट में भी नॉर्मली द अंपायर इज ऑलवेज राइट कहते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन सब अपने स्वार्थहीन अपना काम करती है, पर जो पिछले कई इलेक्शन कमिश्नरों ने दिखाया है, जो रवैया दिखाया है, और जो इलेक्शन कमीशन आजकल जो कम्युनिकेट कर रहा है, तो उससे काफी सारे शक पैदा होने लगे हैं। मैं शेषन साहब का वकील भी रह चुका हूं, टीएन सेशन। ओके, आप टीएन सेशन के वकील थे? ओके जी। पर्सनल मामलों में टीएन सेशन साहब के साथ तो ये खासियत थी कि सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे रूलिंग हो या ऑपोजिशन, सारे नाराज थे। तब जनता को उन पर कोई शक नहीं पड़ा जी। पर यहां अगर कुछ पार्टी आपसे खुश है और कुछ पार्टी अगर नाराज हो जाए, दाल में काला तो दिखने लगता है। संजय जी, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन मैं अरुण जी से लूंगा, सिर्फ 3 या 4 मिनट का समय। आप, क्योंकि टीएन सेशन साहब जो एक आप कह सकते हैं एक प्रतीक थे चुनाव आयोग के, कि निष्पक्ष चुनाव कैसे कराया जाता है, और इस देश में शायद फिर कोई टीएन सेशन नहीं आएगा। आप टीएन सेशन साहब के वकील थे, और आज आप इलेक्शन कमीशन को आज के दौर में भी देख रहे हैं। आपको टीएन सेशन और आज के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं इधर हाल फिलहाल में जो आए, उनमें कितना फर्क दिखता है? बुनियादी फर्क क्या दिखता है? बुनियादी फर्क मैंने तो बता दिया ना, कि टीएन सेशन से सारे पार्टियां खफा थे। आज के जो इलेक्शन कमीशन है ये तो रूलिंग पार्टी फुल टाइम उनको ये समर्थन करती है, और ऑपोजिशन पार्टी कभी उनसे खुश नहीं होते। ओके। टीएन सेशन साहब तो वो थे जो उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आईके गुजराल की जो इलेक्शन थी पटना से, उसको खारिज कर दिया था। ओह, हाँ, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को खारिज कर दिया गुजराल के टीएन सेशन में। और कहीं ना कहीं आज के दौर के जो इलेक्शन कमीशन, जमीन आसमान का फर्क है। एक आखिरी क्वेश्चन अरुण जी, और बहुत संक्षिप्त और बोल्ड आंसर मैं आपसे चाहता हूं, हालांकि आप बोल्ड आंसर देते हैं। क्या आपको लगता है, अगर मैं स्ट्रेट क्वेश्चन करूं, स्ट्रेट क्वेश्चन, क्या ये जो सारा खेल हो रहा था इसके पीछे बेईमानी थी, डिसऑनेस्टी थी? देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये कहना नहीं चाहिए। हमको लगता है कि राजीव कुमार के पीछे इन्हीं का दिमाग था, ज्ञानेश कुमार का। ओह, एंड ही इज माय, हाँ, ये उनके चाचा निकले। हम लोग सोचे कि गुड रिडेंस, राजीव कुमार गया तो गया,
लेकिन अब क्यों ये होम सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी रहे हुए हैं, सारा अमित शाह के साथ थे, सारा खुराफात जो है इनको आता है, कश्मीर का पूरा खुराफात इन्हीं का किया हुआ है, जजों का जो अपॉइंटमेंट में आईबी की रिपोर्ट होती है वो इनके थ्रू जाती है, तो इनको कहीं जो है ये सब करने में घबराते नहीं है। तो मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, बट पीछे से, क्योंकि देखिए जो भी हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज द फेस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो जब तक राजीव कुमार थे ये चुप बैठे रहते थे, लेकिन अब हमको ये लगता है कि यही थे, इससे आगे नहीं। हमारे चाचा लगते हैं, राजीव कुमार के चाचा निकले, जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिन पर काफी उंगलियां उठाई गई थी, खासकर हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर। अरुण जी कह रहे हैं कि वो आज के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो चाचा लगते हैं। और एक बात, जो बड़ी बात कही संजय हेगड़े, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जो टीएन सेशन साहब के भी वकील थे, इन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि आज के दौर के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे कहीं ना कहीं तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि आज इनको शक होता है कि दाल में कुछ काला, यानी जो इलेक्शन कमीशन है वो झुका हुआ है सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, ये उनका कहना है। आप दोनों लोग आए, मुझे लगता है कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, आप वहीं पर थे, कोर्ट में थे, आपने समय निकाला। अरुण जी, आपने भी समय निकाला, आपके इतने ज्यादा एंगेजमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम ऑन सच अ शॉर्ट नोटिस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।